everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our today's series of idioms and phrases. And for today, the first idiom is to jump out of one's skin. जंपिंग आउट ऑफ वन स्किन का मतलब होता है आप बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइज हो गए हो. सो व्हेन यू आर सरप्राइज टू सर्टेन एक्सटेंट और व्हेन यू आर सरप्राइज टू अ वेरी हाई एक्सटेंट, तो आप बोलोगे क्या? जंपिंग आउट ऑफ स्किन. तो इसको बोल सकते हैं क्या? वेरी सरप्राइज. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस वी कैन से दैट आई jumped out of my skin when I heard a very loud noise. So this refers to what? Jumping out of one's skin. मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था या फिर एकदम से चौंक जाते हैं जिसको बोलते हैं, तो अगर वो हो जाते हो तो दैट रेफर्स टू व्हाट? जंपिंग आउट ऑफ वन स्किन. या फिर इसी से रिलेटेड another sentence that you can frame is she was so startled by what? स्पाइडर लिख लो, रैट लिख लो, कोई भी लिख लो जिससे आपको डर लगता है आप वो लिख सकते हो. तो शी वॉज सो स्टार्टल्ड बाय द स्पाइडर दैट शी नियरली jumped out of her skin. So this refers to what? Jumping out of one's skin. Here also it refers to what? Jumping out of one's skin. Now we are moving on to the next idiom which says to be in state of ambience. ठीक है, तो अगर आपके में लिखा हुआ आता है टू बी इन स्टेट ऑफ एम्बियंस या फिर टू कीप इन एम्बियंस, दैट रेफर्स टू सस्पेंशन हो गया है या फिर कोई इनएक्टिविटी चल रही है, काम रुक गया है थोड़ी देर के लिए. अगर काम रुक जाता है तो उसको बोलते हैं क्या? स्टेट ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग धरने पे बैठ जाते हैं या फिर प्रोटेस्ट चल रही होती है तो एक पर्टिकुलर जगह का काम जो है थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, तो उसको भी बोल सकते हो क्या? टू कीप इन एम्बियंस. और मोस्टली क्या होता है कि जो कोर्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह तो कोर्ट्स में अगर काम नहीं चल रहा है, काम रुक गया है, तो रिगार्डिंग दैट यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस. सो फॉर नाउ व्हाट सेंटेंस वी कैन फ्रेम इज वी कैन से दैट the project has been kept in abeyance due to फंडिंग इश्यूज. अगर पैसों की व्यवस्था भी डगमगाती हुई चल रही है तो भी आप क्या बोलोगे? द स्टेट इज व्हाट? स्टेट ऑफ सस्पेंशन इज देयर. इनएक्टिविटी परफॉर्मेंस चल रहा है, मतलब एक्टिविटी रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए. ये तो फंडिंग के लिए भी हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट को पैसे नहीं मिल पा रहे तो दैट रेफर्स टू व्हाट? कि आपकी फंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो दैट्स व्हाई द प्रोजेक्ट इज नाउ केप्ट असाइड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब तक पैसे नहीं मिलते. नाउ we are moving on to the next idiom which says to keep wolf away from door. keeping wolf away from door का मतलब होता है to keep away starvation, जिसको कहते हैं ना भूखमरी. भूखमरी से अगर दूरी बनानी है तो क्या करेंगे? बहुत सारे जो पॉपुलेशन है इंडिया की, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डाइंग एवरी नाउ एंड देन बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन. लोगों को खाना नहीं मिलता है एंड यू आर द वन हु इज थ्रोइंग द फूड आउट. ठीक है,
So you should not waste food. That's why on we can say on most of the in most of the restaurant there's a poster and that poster basically have certain things like it represents the cycle of food, like farmer is growing and farmer's whole journey is represented, and then the is your activity that is revealed, your activity of what, your activity of leaving certain amount of food in the plate which ultimately goes into what, dustbin, that is of no use. या फिर किसी किसी के अंदर क्या लिखा रहता है, there's a poster over here like this, और अगर ऐसा पोस्टर बना हुआ है तो what will happen in that poster, uh, there will be few people whose name would be there, and dates would have been mentioned from say 2000 to 2005 and so on, like that dates would be mentioned, and death due to starvation. ठीक है, तो आप ऐसी हरकतें मत नहीं करो, मतलब आप खाना वेस्ट मत करो। तो सर्टन रेस्टोरेंट ने ये पोस्टर सिस्टम निकाला है, ड्यू टू विच क्या होगा कि आप ये देखोगे एंड यू विल बी इंस्पायर्ड कि हाँ हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। ऑल राइट, सो नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट she worked multiple jobs to keep wolf away from door to support her family. Due to a very high rise in every we can say small things, even like if you go and buy grocery, there will be a certain sort of inflation in prices, and because of this inflation you can see gold का जो आजकल अमाउंट चल रहा है, और 2025 अप्रोक्स वाले ईयर का ले लो, और गोल्ड का अमाउंट, सेम गोल्ड का अमाउंट अगर हम बात करें 2020 के, 5 ही साल पीछे जा रहे हैं, ज्यादा कुछ बड़ा तो साल है नहीं, ठीक है 5 साल के, चलो 3 साल पीछे चले जाओ, तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर जो इन्फ्लेशन दिखता है, मतलब जो हाई राइज दिखती है प्राइस के अंदर, दैट इज क्वाइट हाई। तो क्योंकि एवरी नाउ एंड देन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो हर चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं है, सोर्सेज आर वेरी लेस and people want to consume all the sources, that's why the government is increasing the prices, though this is not the reason, ये तो मन को बहलाने के लिए ख्याल वाला बात है। but the thing is what कि people sorry, there is an inflation due to which every member of the family is now working and still few are left to be कि जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो रही। पहले व्हाट इट यूज्ड टू हैपन वाज, पहले होता था कि ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली, दैट इज द वी कैन से a male member of the family used to earn, and now each and every member is earning, after which also we are not able to suffice all the needs of the family। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट फैमिली, ताकि फैमिली को सपोर्ट किया जा सके, कोई भुखमरी से ना गुजरे, so therefore she is working what, multiple jobs, so we can say that to keep the wolf away from the door। Now we are moving on to the next idiom, which says the fourth idiom, to lead astray। Leading an astray refers to what, it refers to misguiding someone। ठीक है, तो we can say that she was led astray by her bad advice and ultimately landed in trouble।
ऑब्वियसली अगर आप किसी भी अरे गहरे की बात सुनोगे, तो व्हाट विल हैपन, यू विल बी लीडिंग नथिंग बट एन एस्ट्रे। अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ इडियम्स है जो कहते हैं कि मिसगाइड कर देंगे, या फिर जो कहते हैं चीट कर देंगे। किसी को अगर चीट करना, मिसगाइड करना होता है, तो उसी से रिलेटेड वी हैव सर्टेन इडियम्स जिनके लिए वी कैन से दैट okay, so the idioms, related idioms are to throw dust in one's eye, या फिर आप कह सकते हो to take someone on a ride, या फिर what you can say that to pull a fast one on someone। इन सब का मीनिंग क्या होता है, चीट करना। when you are cheating on someone, तो that refers to what, to pull a fast one, to take someone on ride, या फिर to throw dust in one's eye। So we can frame a simple sentence on them as well, which says the scammer pulled a fast one on elderly woman, convincing her to send money। This refers to what, pulling a fast one on someone, मतलब चीट करना। तो स्कैमर्स जो होते हैं आजकल के स्कैम्स, आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू टेल यू अबाउट व्हाट स्कैमर्स आर एंड how many types of scams can happen to you। This is a digital world, so digital scammers have also taken we can say have also evolved। तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स तो आजकल न्यूज़पेपर में आते ही हैं। एंड इन सबको याद रखने के लिए आप लिख सकते हो क्या, यू कैन रिमेंबर देम बाय अ सिंपल सेंटेंस विच सेज आंखों में धूल झोंकना। When someone is pulling dust in your eyes, मतलब धूल झोंक दी, जिसको बोल रहे हैं to throw dust in one's eyes, तो उसी से हम रिलेटेड क्या बोल रहे हैं, we are saying that आंखों में धूल झोंकना। Like that only you can remember। So we are moving on। Okay, the important one, this was your one of the PYQs, and for important one, this is the important one, you can mark this as important। Now we are moving on to the next idiom, which says the fifth one। So moving on to the next idiom, the fifth one, which says to feel blue। Feeling blue refers to disheartened, disheartened कह लो या unhappy कह लो। तो we can say that she has been feeling blue after she has been feeling blue all day after hearing the bad news। या तो ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो क्या, I have been feeling blue because my friend is moving out of town कह लो, सिटी कह लो, या फिर यू कैन से कंट्री। ठीक है, तो कंट्री छोड़ के जाएगा तो ज्यादा दुख होगा, तो ज्यादा ब्लू फील कर पाओगे, ज्यादा ब्लू फील कर पाओगे तो ज्यादा ब्लू फील करा भी पाओगे। टू व्हाट,
to the examiner. Now, moving on to the sixth idiom for today, which says to lose ground, means to become less. बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल का मतलब होता है टू लूज ग्राउंड, या फिर आप कह सकते हो क्या, शेकी ग्राउंड. द न्यू पॉलिसी इज ऑन shaky ground due to financial issues and layoffs are expected. या फिर कुछ कुछ होता है ऑन एयर ऑफ एयर, कुछ शोज चले जाते हैं, तो उनके लिए भी आप कह सकते हो क्या, टू लूज ग्राउंड, कि कोई शो है जो ऑफ एयर जाने वाला है, इट इज अबाउट टू लूज द ग्राउंड, क्योंकि उतनी टीआरपी नहीं अवेलेबल हो पाती है. तो देयरफॉर जो मेकर्स होते हैं दे डिसाइड कि क्यों ना हम लूज कर दें, मतलब इतना पैसा हम लगा रहे हैं जितना वी आर नॉट मेकिंग द प्रॉफिट्स. तो जब तक प्रॉफिट मैक्सिमम होता है तब तक शो ऑन एयर रहता है, एंड आफ्टर दैट द शो बिकम्स ऑफ एयर. तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, शेकी ग्राउंड. अगर लूज ग्राउंड आ जाए या फिर शेकी ग्राउंड आ जाए तो दोनों का मतलब सेम है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव टू मेक अ पाइल. मेकिंग अ पाइल का मतलब है नोट छापना. नोट्स कैसे छापोगे, बोलते हैं जिसको मेक अ लॉट ऑफ मनी. जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है तो उसको बोलते हैं क्या, टू मेक अ पाइल. जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब के, तो दे आर नाउ नोट ही छाप रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ पाइल. सो फॉर टुडे वी कैन मेक अ सेंटेंस लाइक he made a pile in real estate business and retired early. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू व्हाट, मेकिंग अ पाइल, मतलब पैसे बहुत सारे कमा लिए एक साथ ही और अब जल्दी से रिटायरमेंट लेके बैठ गए सो दैट वी कैन एंजॉय द अमाउंट दैट वी हैव अर्न. तो आई लाइक हिज आइडिया कि पहले पैसे कमा लो जितने कमाने, और उसके बाद यू कैन जस्ट गो ऑन अ रिटायरमेंट या वेकेशन पे चले जाओ, एटलीस्ट जितने कमाए वो अपने ऊपर तो खर्च कर पाओ. तो फॉर दैट ओनली. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says to measure swords. Measuring swords refers to engage in competition. ठीक है, तो कंपटीशन में कौन आता है, बेसिकली दो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं कंपटीशन में, या फिर आप कह सकते हो डिबेटिंग के दौरान दो लोग कंपटीशन में आ जाते हैं. तो जब डिबेट चल रही होती है पार्लियामेंट के अंदर, तो मोस्टली जो पार्टीज होती हैं वो नहीं आती डिबेट के दौरान, वो कंपटीशन में आ जाती है, लीडिंग टू समवॉट वी कैन से कोई भी फैक्टर, कोई भी इशू चल रहा होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट लेकर आना है, ये लॉ लेकर आना है. तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की 3 बॉडीज होती हैं. गवर्नमेंट की 3 बॉडीज होती हैं. पहली कहती है हम लॉ बनाएंगे, दूसरी कहती है कि हम लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, और तीसरी कहती है हम चेक करेंगे वेदर जस्टिस दिया जा रहा है या फिर नहीं. ठीक है, तो इनके नाम होते हैं, लॉ बनाने वाली को बोलते हैं हम क्या, लेजिस्लेटिव. इम्प्लीमेंट करने वाली को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. एंड द वन हु विल चेक कि जस्टिस है कि नहीं है जो तुमने लॉ बनाया है, वेदर इट सपोर्ट्स एवरीवन और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और नॉट, तो उसको बोलते हैं क्या, जुडिशरी. तो ये 3 जो फीचर्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, तो यहाँ पर जब लॉ लेकर आना होता है या फिर लॉ को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो ये दोनों काम जो है वो मेंबर्स करते हैं. पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो एमएलए हो गए आपके,
PA, MA, ये सब जो लोग होते हैं, ये सब लोग बैठ करके दे डिसाइड वेदर टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड व्हाट ऑल टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस होता है जो आप पॉलिटी में पढ़ोगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। तो इस दौरान जब लॉ कोई आता है तो समवन इज सेइंग, पार्टी 1 इज सेइंग कि वी वांट से आर्टिकल, वी वांट दिस आर्टिकल टू कम। पार्टी बी से कि हम नहीं चाहते कि ये आर्टिकल आए, वो चाहते हैं ये आर्टिकल लागू किया जाए। पार्टी बी कहती है नहीं हम नहीं चाहते। अब जैसे बीजेपी ले लेते हैं, देयर इज वन पार्टी बीजेपी एंड देयर इज अनदर पार्टी से कांग्रेस। ठीक है, एक ये है कमल का फूल, दिस इज योर बीजेपी, और एक ये है हैंड जेस्चर, तो उसको बोल रहे हैं कांग्रेस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीजेपी चाहती है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट कर दो, कांग्रेस उसके अंदर जितनी भी खामियां है वो देखेगी कि इस लॉ के अंदर कितनी खामियां हो सकती हैं ताकि ये लॉ इम्प्लीमेंट ही ना हो पाए। ठीक है, तो वो कांग्रेस देखेगी। इन दोनों में जब लॉ से रिलेटेड बहस चल रही होगी तो उस ईडीएम को आप किससे मेजर करोगे, टू मेजर स्वॉर्ड से, क्योंकि वो दोनों कंपटीशन में आ गए। ठीक है, अब इसी को रिलेट करने के लिए हम दो कंपनीज का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिटली आपकी एक नहीं कंपनी नहीं, एक फाइटर है, फाइटर 1, और एक है फाइटर 2। ठीक है, दोनों के स्कोर शुरू में 0-0 थे। अब टाइम ऐसा है दोनों के 10-10 हो गए। अब सिर्फ 1 मिनट रहती है पूरा गेम पूरा खत्म करने के लिए, सिर्फ 1 मिनट बाकी रहती है। तो वो दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन में इतना आ जाएंगे कि दे विल बी इन अ मूड टू यूटिलाइज कंप्लीट होल मिनट। तो उस यूटिलाइजेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, टू मेजर स्वॉर्ड्स, क्योंकि अब तो पर्टिकुलर कंपटीशन आ गया ना, जो मुद्दे का कंपटीशन था वो तो अब हो गया, लास्ट 1 मिनट में दिखाओ अपना जो जोश है, तो उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3-4 एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये रेजर को क्या हो गया, okay, I would have cut it like that. Okay, now sorry, in order to frame its sentence हम क्या कर सकते हैं, we can say that the companies are measuring swords in market किसके लिए, competing for the top spot। आई होप अभी एग्जाम्पल से ये मीनिंग से, या फिर मैं कहूँ ये सेंटेंस से आपको इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो गया होगा, विच सेज व्हाट, मेजरिंग स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से आप इसको इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 9th idiom which says to make one's water loo। मेकिंग वंस वाटर लू का मतलब होता है आपने कुछ चीज एक्सपीरियंस की है और वो एक्सपीरियंस क्या है, डिफीट, फेलियर। ठीक है, तो जब आप कुछ चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड दैट एक्सपीरियंस इज नथिंग बट अ डिफीट, तो आप बोलोगे क्या, टू मेक वंस वाटर लू। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम सेंटेंस वी कैन से दैट after winning 10 matches the boxer, या तो मेक आ जाए या फिर मेट लिखा आ जाए, तो कुछ भी आप समझ लेना, बॉक्सर मेट हिज वाटरलू इन द चैंपियनशिप राउंड। शुरू के 10 मैचेस जीत लिए, अब जो चैंपियनशिप राउंड था उसमें क्या हुआ,
अपने वाटरलू से मुलाकात हो गई, मतलब क्या हुआ, हार हार हो गई एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं क्या, टू मेक वंस वाटर लू. नाउ द नेक्स्ट idiom, that is the 10th one, says to paddle one's own canoe. पेडलिंग वंस ओन कैनो का मतलब होता है आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, अर्निंग करनी इंडिपेंडेंटली शुरू कर दिए, काम इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया, तो दैट रेफर्स टू इंडिपेंडेंसी. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, हम क्या फ्रेम कर सकते हैं, वी कैन से दैट after graduation she decided to paddle her own canoe and start her new business. या तो ये कह सकते हो, दिस रेफर्स टू पेडलिंग वंस ओन कैनो. कैनो क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आप, दिस कैनो रेफर्स टू अ नैरो बोट, जिसको बोलते हैं कोई ऐसी बोट जो बहुत ज्यादा नैरो हो, तो उसको बोलेंगे आप कैनो. तो इसको लिख लो नैरो बोट. ठीक है. तो दिस रेफर्स टू व्हाट, नैरो पॉइंटेड बोट. एक पॉइंटेड होती है, नैरो होती है, लाइट वेट होती है, तो वो उसकी कैनो की फीचर्स होते हैं. या फिर एक और सेंटेंस जो हम फ्रेम कर सकते हैं वो है he learned to paddle his canoe and not to rely on others for help. ठीक है. तो अपना काम स्वयं करना सीख जाना भी एक बहुत अच्छा टास्क होता है. अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे विद टाइम. तो जो लोग कहते हैं कि हमें खाना बनाना नहीं आता, ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, तो विद टाइम यू विल गेट टू नो द थिंग्स. ठीक है. तो ज़रूरत की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, अभी पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.